ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार और आज आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12 यानी कक्षा 12 की शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। इसको शिक्षा शास्त्र को दो भागों में मैंने बांट रखा है। पहले में मैंने आपको जो पढ़ाना है वैदिक कालीन, मध्यकालीन और इसी तरीके से ब्रिटिश कालीन, फिर अब हम इस समय पढ़ा रहे हैं वर्तमान समय में, यानी जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया था। तो उन समितियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपको कोठारी आयोग, जिसे हम शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 को की गई थी, इसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जो कि कोठारी आयोग है, इसका कोठारी आयोग जिसे हम शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, तो इस आयोग को जो है कोठारी आयोग नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो शिक्षा आयोग था, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 को की गई, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे। इसके लिए इसका नाम कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग में 14 अन्य सदस्य भी थे, 6 विदेशी शिक्षा शास्त्री थे, जो कि इन लोगों ने मिल करके 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट तैयार करके, जो कि 700 पन्नों की रिपोर्ट थी, जो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से ये रिपोर्ट थी, जिसका जो है प्रकरण जो था, इसका नाम जो था इस रिपोर्ट का शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, इस नाम से रिपोर्ट को उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे श्री MC छागला, इनको सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट में कौन कौन से विचार थे, कौन कौन से तथ्य थे, उन तथ्यों का हम क्रमागत अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है पॉइंट है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, इसको हम आपको बताएंगे। दूसरा है आयोग के उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए गए थे, इसका बताएंगे। अगले में हम आपको बताएंगे इसी चरण में कि स्थिर शिक्षा से संबंध में आयोग के क्या सुझाव थे। उसके बाद में कोठारी आयोग के प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव क्या थे, इसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम आयोग के विज्ञान शिक्षा संबंधी सुझाव, उसको हम बताएंगे। इसके बाद में हम कोठारी आयोग के अनुसार कार्य अनुभव की अवधारणा कैसी थी, इसका भी अध्ययन करेंगे। साथ ही अंत में कोठारी आयोग का मूल्यांकन में इसके गुण और दोषों का भी अध्ययन करेंगे। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोठारी आयोग अथवा शिक्षा आयोग, सरकार शिक्षा की प्रगति और सुधार से जब संतुष्ट नहीं हुई तो उसने सन 1964 में एक अन्य आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता का अनुभव किया। सरकार ने अनुभव किया कि ऐसा शिक्षा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को एक साथ जांच कर सके। आपको मैंने जो पहले आयोग और सिफारिशों के लिए जो समितियां गठित करने का व्यवस्था भारत सरकार की जो पढ़ाई है, उसमें मैंने विश्वविद्यालय आयोग पढ़ाया, माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ाया, आचार्य नरेंद्र देव समिति पढ़ाया। इन सब में देखा जाए तो अलग अलग, पहले में आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा, दूसरे में माध्यमिक शिक्षा आयोग में सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा, नरेंद्र देव समिति में भी माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा के बारे में आपको बताया गया। लेकिन ऐसा कोई भी आयोग नहीं था जो शिक्षा के समस्त पहलुओं का अध्ययन कर सके। तो इस आयोग में यानी शिक्षा आयोग में, जिसे कोठारी आयोग कहते हैं, इसमें इन सारी शिक्षाओं के बारे में एक रूप में अध्ययन करने की बात कही गई। वास्तव में शिक्षा प्रणाली के
समस्त अंग परस्पर संबंध हैं, एक दूसरे को गंभीर रूप में प्रभावित करते हैं। जब तक हमारे प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते, तब तक माध्यमिक विद्यालयों को कैसे उत्तम बनाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के अभाव में शक्तिशाली एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय कैसे गठित किए जा सकते हैं। इन तथ्यों को देखा जाए तो ध्यान में रखते हुए अनुभव किया गया कि शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों को अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को एक ही आयोग के द्वारा अध्ययन का विषय बनाया जाए। इस स्थिति में भारत सरकार ने 1964 में एक प्रस्ताव में शिक्षा संबंधी आयोग की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले समय में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों एवं विशिष्ट आयोगों का सर्वेक्षण किया है। इसके विपरीत अब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अध्ययन के उद्देश्य के लिए 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा आयोग में प्रोफेसर DS कोठारी को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम समझ रहे हैं कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 700 पन्नों की थी, उस समय के शिक्षा मंत्री CMC छागला को सौंप दी थी। इस जो सुझावों की जो सिफारिश थी, जिसको हम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से रिपोर्ट को जानते हैं, उसमें जो तत्व और विचार दिए गए, उनमें पहला है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया कि शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि वो परिवर्तित परिस्थितियों में राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सके। रिपोर्ट में इन शब्दों के आधार पर कहा गया कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार ये है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि इसका व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के संबंध स्थापित हो सके। इस प्रकार शिक्षा को उन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्रगति के लिए आवश्यक हों। आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाया, जिसमें उसने सुझाव दिया कि शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। पहला सुझाव दिया कि शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसके लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के कार्य अनुभव को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही उच्च शिक्षा में कृषि एवं प्राविधिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। द्वितीय सुझाव में ये कहा गया कि शिक्षा को सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए गए। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य कर देना चाहिए। साथ ही छात्रों को सामाजिक और सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में श्रम एवं सामाजिक सेवा शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए उपयुक्त भाषा नीति को भी लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से देश में प्रजातंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का भी सुझाव प्रदान किया। चौथे सुझाव में आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाया जाने पर जोर दिया गया। छात्रों में उचित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों को विकसित किए जाने पर भी जोर दिया गया। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का बताया गया जिससे छात्रों में स्वतंत्र विचार,
स्वतंत्र निर्णय तथा स्वतंत्र अध्ययन की आदत का विकास हो सके, इस पर जोर दिया गया। 5वें सूत्र में शिक्षा के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। इन मूल्यों के विकास के माध्यम से छात्रों का चैत्य निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा बताया। कोठारी आयोग के उच्च शिक्षा के विषय के संबंध में सुझाव। कोठारी आयोग ने सभी स्तरों के शिक्षा के सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का जो इसको दायित्व सौंपा गया, इसके लिए इसने उच्च शिक्षा के विषय में भी व्यापक अध्ययन कर बहुपक्षीय सुझाव प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम आयोग ने विश्वविद्यालयों में लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया। आयोग ने विश्वविद्यालय के द्वारा नवीन ज्ञान की खोज एवं उसके विकास को विशेष महत्व दिया। साथ ही साथ समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य किया। विश्वविद्यालयों का एक लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने का है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित नेतृत्व प्रदान करने के योग्य हों। उनके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने के लिए प्रयास किया गया जो कला, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी तथा अन्य व्यवसायों में कुशल हों। विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए भी प्रयत्न किए गए। आयोग ने देश में नवीन विद्यालय स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी सहमति बताई। जिन क्षेत्रों में पहले से विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हों, उन क्षेत्रों में नवीन विश्वविद्यालय स्थापित न किए जाएं, इस पर भी जोर दिया। साथ ही जहां पर अनेक स्नातकोत्तर कॉलेज संचालित थे, उन कॉलेजों को संगठित कर विश्वविद्यालय का रूप प्रदान करने पर भी जोर दिया। आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणात्मकता में अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए वरिष्ठ विश्वविद्यालय का विचार भी प्रस्तुत किया गया। इस विचार को आयोग ने इन शब्दों में स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार कुछ वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करना है, जिनमें सर्वोत्तम प्रकार के स्नातकोत्तर कार्य एवं अनुसंधान संभव होगा, जिसके स्तर की संस्थाओं के स्तर में तुलना की जा सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जल्दी से जल्दी वर्तमान विश्वविद्यालयों में लगभग 6 विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए चुन लेना चाहिए। इनमें से एक प्रौद्योगिकी और एक कृषि का होना चाहिए। अतः कार्यक्रम 1966-67 में आरंभ हो जाना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालय में असाधारण क्षमता एवं अध्यवसाय जो कहते हैं ना कि छात्र जो होते हैं उन और अध्यापक ऐसे होने चाहिए। आयोग ने वर्तमान कॉलेजों में विश्वविद्यालयों की स्थिति एवं सुधार जो स्तर था उसको सुधारने के लिए भी कुछ सुझाव दिए। साथ ही साथ आयोग ने विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए भी कुछ उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने मूल्यांकन की प्रचलित प्रणाली को दोषपूर्ण बताया, इसमें सुधार के लिए भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम का भी विशेष महत्व है, अतः शिक्षा संबंधी प्रत्येक जांच आयोग इस विषय में अनिवार्य रूप से अपने विचार प्रस्तुत करता है। कोठारी आयोग ने भी इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व स्नातक स्तर पर तो जहां तक हो सके क्षेत्रीय भाषाओं को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने उस शिक्षा के स्तर पर छात्रों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे भी नियंत्रित करने के लिए चयनात्मक प्रवेश प्रणाली को भी लागू करने का सुझाव दिया। आयोग ने प्रवेश की इस प्रणाली में महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा कि सामान्य रूप में ये होता है कि श्रेष्ठ क्षमता वाले थोड़े से छात्रों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाता और उन्हें छात्रों की उस विशाल संख्या का प्रवेश हो जाता है जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालय की स्वाधीनता को भी समुचित महत्व दिया और उसने कहा कि यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि स्वाधीनता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान एवं समाज सेवा के मुख्य कार्यों में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए कि आयोग ने छात्रों के चुनाव, शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नत तथा पाठ्य विषयों, साथ ही साथ शिक्षण विधियों एवं अनुसंधान कार्यों के क्षेत्र में तथा समस्याओं के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय को
पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के सभी पक्षों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। कोठारी आयोग के स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव। समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए स्त्री शिक्षा का समुचित विस्तार आवश्यक माना गया है। इसलिए कोठारी आयोग ने भी शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के महत्व को भी स्वीकारा और अपनी रिपोर्ट में इन शब्दों में स्पष्ट किया कि हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिवार की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है। इसलिए आयोग ने स्त्री शिक्षा को विशेष महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए इसके प्राय सभी बच्चों के विषय में अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बालिका शिक्षा के अधिक से अधिक विस्तार के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय एवं छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही बालिकाओं के लिए अलग से अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग ने बालिकाओं की उच्च स्तर की शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस स्तर पर बालिकाओं को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का भी सुझाव प्रस्तुत किया। साथ ही साथ छात्राओं के लिए अच्छे और सस्ते छात्रावासों की भी व्यवस्था पर जोर देने की बात कही गई। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हों, उन क्षेत्रों में पूर्व स्नातक स्तर पर अलग से महिला कॉलेज स्थापित करने चाहिए, परंतु स्नातकोत्तर स्तर पर अलग से महिला विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के लिए गृह विज्ञान, सामाजिक कार्य, शिक्षा शास्त्र जैसे पाठ्य विषयों का विस्तार किया जाना चाहिए। जहाँ तक पाठ्यक्रम का प्रश्न है, शिक्षा आयोग ने सैद्धांतिक रूप में यह स्वीकार किया कि बालिकाओं के लिए अलग से पाठ्यक्रम के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस स्तर पर बालिकाओं के लिए कलाओं एवं संगीत विषयों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे आयोग ने यह सुझाव दिया कि बालिकाओं को विज्ञान, गणित के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में आवश्यक है। कोठारी आयोग में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने अपने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा अथवा जिसे हम वयस्क शिक्षा कहते हैं, एडल्ट एजुकेशन को विशेष महत्व दिया। इसकी समुचित व्यवस्था पर भी बल दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि भारतवर्ष में सामान्य निरक्षरता का बोलबाला है, अर्थात साक्षरता का विस्तार के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। देश के सभी नागरिकों के अपनी व्यक्तिगत उन्नति एवं व्यावसायिक प्रगति के लिए भी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के लिए समुचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो देश आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है, उसे अपने वयस्क नागरिकों को विकास कार्यक्रमों में कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से भाग लेने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात जो है देखा जाए तो भारत के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि यहाँ के विशाल जनसमूह को विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई और उनको शिक्षा प्राप्त भी हुई है वह विकास कार्यक्रमों के लिए व्यर्थ है। जो कृषक भूमि जोतता है उसे भूमि की बनावट का ज्ञान होना चाहिए। जो श्रमिक मशीन को चलाता है उसे मशीन के अंगों का ज्ञान होना चाहिए। कृषकों, श्रमिकों आदि को अपने कार्यों का ज्ञान नहीं है। इस स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग का विचार था शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः जीवन के प्रत्येक स्तर पर इसकी आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा का विशेष महत्व है। आयोग ने इस विषय में स्पष्ट भी किया है कि विद्यालय शिक्षा के बाद शिक्षा का अंत नहीं हो जाता है, क्योंकि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है।
आज के वयस्क को तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन तथा संसार और समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं की जानकारी भी होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों ने सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए भी जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप में प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा की सदैव आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत सारे सुझाव भी दिए। कोठारी आयोग के विज्ञान शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने देश की वर्तमान परिस्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता प्रदान की। आयोग ने ये समझा कि देश की प्रगति, सुरक्षा और कल्याण के लिए विज्ञान की शिक्षा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से महत्व दिया जाना चाहिए, जिसमें विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को नवीन रूप के लिए इसके पाठ्यक्रमों में संशोधन भी अपरिहार्य है। नवीन पाठ्यक्रम की समुचित जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थानों का आयोजन करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ साथ कोठारी आयोग के अनुसार कार्य अनुभव की अवधारणा। आधुनिक भारतीय शिक्षा में कार्य अनुभव का प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रत्यय है। जो ये प्रत्यय है ये महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इस प्रत्यय को व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया है। आयोग की बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से कार्य अनुभव के प्रत्यय को प्रस्तुत किया है। कार्य अनुभव के आशय कार्य करके अनुभव ग्रहण करना है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए पूर्व प्रचलित शिक्षा के स्वरूप को बदलना अनिवार्य है। इस उद्देश्य से सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में कार्य अनुभव को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। आयोग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने वाला प्रत्येक कार्य अनुभव ही माना जाता है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में कार्य अनुभव को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि विद्यालय, घर, उद्योग, वर्कशॉप, कारखाने या किसी अन्य उत्पादन परिस्थितियों में कार्य करने को कार्य अनुभव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोठारी कमीशन ने कार्य अनुभव की धारणा को गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों से भी संबंध माना है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य अनुभव औद्योगिकरण के मार्ग पर अग्रसर होने वाली गांधी जी के शैक्षिक विचार की पुनर्व्याख्या है। कार्य अनुभव को लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में परिश्रम की आदत को विकसित करना है। इसके साथ छात्रों की कार्यक्षमता को विकसित करना तथा धन उपार्जन के योग्य बनाने का उद्देश्य भी था। कोठारी आयोग का मूल्यांकन। देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की शिक्षा के इतिहास में कोठारी आयोग, जिसे हम शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इस आयोग ने सम्मिलित किए गए सदस्य भारत तथा विश्व के अनेक देशों के विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध विद्वान थे। इस आयोग में योग्य एवं विद्वान सदस्यों ने भारतीय शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने के लिए अध्ययन किया। इसके सभी पक्षों के विषय में अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। आयोग ने शिक्षा के नए संगठन का सुझाव दिया तथा इसके विभिन्न पक्षों के विस्तार और सुझाव के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षकों की दशा में सुधार तथा छात्रों के लिए निर्देशन की व्यवस्था का भी सुझाव दिया। आयोग द्वारा पारित किए गए सभी सुझाव सराहनीय माने गए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें पर्याप्त जटिल पाया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव अपने आप में आदर्श मात्र हैं, उन्हें व्यवहार में लागू कर पाना प्रायः संभव नहीं है। भारत जैसे निर्धन देश में इस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था कर पाना कठिन है। कुछ आलोचकों ने आयोग के कुछ सुझावों को निरर्थक तथा सारहीन बताया है। आयोग के सुझाव की कमियों एवं दोषों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आयोग ने शिक्षकों के पदों की सुरक्षा के प्रति कुछ नहीं कहा है। आयोग ने संस्कृत भाषा और साहित्य की उपेक्षा की है। किसी प्रकार बेसिक शिक्षा की पूर्णतः अवहेलना की गई है। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के क्षेत्र में प्राय सदा के लिए बनाए रखने का समर्थन है। इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग के सुझाव भारतीय आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
यही कारण है कि आयोग की सिफारिशों ने यथार्थ में भारतीय शिक्षा को अधिक प्रभावित या परिवर्तित नहीं किया है। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई? अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।